जेई में क्वेश्चन आएगा ना, कई बच्चे इसको ओरली बना लेंगे और कई बच्चे जन्मों जन्मांतर लगा देंगे, नहीं बन पाएगा। ठीक, और इस टाइप के इजी क्वेश्चन जो हार्ड लगते हैं वो तुम सॉल्व करोगे। ठीक है, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ द कैट पेन। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का एक बहुत ही ज्यादा मजेदार टॉपिक, रिलेटिव मोशन। लेकिन हाँ, मैं बहुत दिन से गायब था और मैंने पढ़ाया भी नहीं था, तो मेरा मन किया कि पढ़ा दूं। और मेरे कुछ दोस्त और सब्सक्राइबर्स मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमारे स्कूल में एक रिलेटिव मोशन का एक छोटा सा टॉपिक है, जेई जेई के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वो नहीं पढ़ाया गया है या फिर काफी हार्ड है। आई डोंट केयर कि स्कूल क्या कर रहा है, लेकिन हाँ, मुझे आपकी केयर है, तो मैं आपको वो टॉपिक पढ़ाना चाह रहा हूँ। बाकी मैं हूँ शिवांश प्रसाद, आपका भाई। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने भाइयों के साथ शेयर करो ताकि तेरे भाई की रीच बढ़े। और कमेंट भी कर देना, कुछ अच्छा गाली नहीं करना। चलो शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। ठीक है, आओ रिलेटिव मोशन देखते हैं। रिलेटिव मोशन शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा, काइनेमेटिक्स पे। ठीक, हम लोग काइनेमेटिक्स पे ही अभी, रिलेटिव मोशन की काइनेमेटिक्स का ही टॉपिक है, तो काइनेमेटिक्स की शुरुआत में आते हैं। तो आप लोग रेस्ट एंड मोशन के बारे में पढ़ रहे होंगे, तो आपके टीचर ने आप लोगों को बोला होगा कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। बोला था, जरूर बोला होगा। तो ऐसा क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि रेस्ट और मोशन एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। रेस्ट और मोशन रिलेटिव होते हैं। रिलेटिव टू व्हाट? रिलेटिव टू ऑब्जर्वर। अगर ऑब्जर्वर चेंज हुआ तो हमारा ऑब्जर्वेशन भी चेंज होगा। जैसे अगर मेरे इस रूम में कोई है, ठीक, वो मुझे देखेगा तो बोलेगा अभी मैं रेस्ट पे हूँ। ठीक, वो एक ऑब्जर्वर है। लेकिन अगर कोई ऑब्जर्वर मुझे अर्थ के बाहर से देख रहा होगा तो वो क्या बोलेगा? मैं अभी मोशन में हूँ। क्यों? क्योंकि अर्थ मूव कर रहा है, वो भी काफी तेज गति से मूव कर रहा है। तो ऑब्जर्वर चेंज होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होता है, तो हमारा ऑब्जर्वेशन चेंज होता है। उसने बोला रेस्ट में हूं और अर्थ के बाहर वाले ने बोला मोशन में हूं। तो इसीलिए कहा जाता है कि रेस्ट और मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। ठीक है, लेकिन ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब अगर हम लोग अर्थ को भी एक रिलेटिव फ्रेम मान ले, अर्थ को भी हम लोग किसी कोई भी फ्रेम एब्सोल्यूट नहीं होता है ऐसा मान ले, तो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। इसीलिए इसीलिए हम लोग एक एजम्पशन मानते हैं। एक अजम्पशन यानी मान लिया जाता है कि अर्थ जो है एब्सोल्यूट है, यानी अर्थ में होने वाले रेस्ट और मोशन एब्सोल्यूट है। अगर अर्थ पे कोई रुका हुआ है तो वो रुका हुआ ही है। और समझे, किसी और फ्रेम से देखोगे तो चल नहीं रहा होगा। मतलब अर्थ पे होने वाला मोशन एब्सोल्यूट होता है। ठीक, ऐसा हम लोगों ने बस एक अजम्पशन लिया है। क्यों? क्योंकि हम लोग को कॉम्प्लिकेशंस को कम करना था। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे अगर हम लोग देखें कि और क्या कर सकते हैं, तो रिलेटिव मोशन के हम लोग बेस पे आते हैं। ठीक, तो रिलेटिव मोशन होता है क्या कि दो बॉडीज है। ठीक, दो बॉडीज है, ए और एक बॉडी है बी। ठीक, अब दोनों मूव कर रही है। एक वेलोसिटी यू से मूव कर रहा है, यू, और एक वी से मूव कर रहा है। ठीक, ठीक, अब रिलेटिव मोशन कैसे काम करता है ये देखिएगा। रिलेटिव मोशन क्या बोलता है कि ऑल ऑब्जर्वर्स इमेजिन देमसेल्व्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। यानी ऑब्जर्वर्स जो ऑब्जर्व कर रहा है दूसरे चीजों को, वो किसी भी चीज को ऑब्जर्व करते समय खुद को रेस्ट की स्टेट में इमेजिन करता है। खुद में होता नहीं रेस्ट में, लेकिन वो खुद को सोचता हमेशा है रेस्ट में। जैसे आप बस में चल रहे हो, आप चल रहे होते हो, ग्राउंड फ्रेम से आप चल रहे होते हो, है ना? लेकिन फिर भी आप बस में बैठे बैठे क्या बोलते हो? मैं रुका हुआ हूँ, मैं तो बैठा हुआ हूँ यार, बस चल रही है। लेकिन अगर ग्राउंड फ्लोर से कोई देख रहा हो तो वो आपको भी आगे जाते हुए देख रहा है, यानी आपके पास वेलोसिटी तो है, लेकिन आप खुद को रुका हुआ महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि रिलेटिव मोशन का यही पहला कॉन्सेप्ट और यही मेन कॉन्सेप्ट है। ये कोई अगर समझ गया तो वो सब समझ जाएगा। जितने भी ऑब्जर्वर्स होते हैं वो खुद को रेस्ट में इमेजिन करते हैं, यानी उनकी वेलोसिटी, उनकी नजरों में, उनके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से उनकी वेलोसिटी जीरो होती है। वो मूव नहीं कर रहे होते हैं। मैं बाइक चला रहा होता हूँ, लेकिन मैं बाइक नहीं, मैं सिर्फ बाइक पे बैठा होता हूँ। अगर मैं खुद को देखूं तो मैं रुका हुआ हूँ अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। कोई और मुझे देख रहा हो तो मैं चल रहा हूँ। समझे? इसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। बचपन में आप लोगों ने ये किया होगा कि आपका कोई छोटा भाई या कजन हो, छोटा भाई बहन, तो होता क्या है ना, वो दौड़ते 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 दीवार से टकरा जाते हैं। ठीक, और फिर रोने लगते हैं और उनसे पूछते जाते हैं क्यों रो रहे हो बेटा? तो उनसे वो बोलते हैं क्या है, दीवार ने मुझे मारा, दीवार ने मुझे मारा, ऐसे बोलते हैं ना वो। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, दीवार को भाग मारा तूने इसे,
ऐसे मार के उसको चुप करा देते हो, बच्चा सच में हंसने लगता है, उसे लगता है हाँ भाई बदला पूरा हो गया। और वो बच्चा क्या बोलता है, दीवार ने मुझे मारा तो भैया ने दीवार को मारा। ठीक, तो वो बच्चा क्या गलत बोल रहा है? हाँ नहीं यार, यही तो बात है, वो बच्चा अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बिल्कुल सही बोल रहा है। यही तो बात समझनी है तुम्हें, कि वो बच्चा जब दीवार की तरफ दौड़ के जा रहा था तो उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दीवार उसकी तरफ दौड़ के आ रही थी, ना कि वो दीवार की तरफ दौड़ के जा रहा था, क्योंकि वो ऑब्जर्वर था जो दीवार को ऑब्जर्व कर रहा था। और ऑल ऑब्जर्वर्स इमेजिन देमसेल्व्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, तो वो खुद को रेस्ट में इमेजिन करके ये देख रहा था कि दीवार उसकी तरफ आ रही है, ना कि वो दीवार की तरफ जा रहा है। तो बच्चा अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बिल्कुल सही बोलता है कि दीवार ने मुझे मारा। सिंपल सी बात, समझे? यानी दीवार उसकी तरफ आई अकॉर्डिंग टू हिज फ्रेम, वो उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हुआ। तो इससे आई थिंक समझ आ गया होगा कि ऑल ऑब्जर्वर्स इमेजिन देमसेल्व्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे ए और बी है। ठीक, मान लो बी ए को ऑब्जर्व करता है, बी ए को ऑब्जर्व करता है, तो बी और ए दोनों जो है वो अब ग्राउंड पे मूव कर रहे हैं। ठीक, रुके हुए नहीं है, ठीक है, मूव कर रहे हैं। तो अब बी अगर ए को ऑब्जर्व करे तो वो क्या हुआ, रिलेटिव फ्रेम। किसका रिलेटिव फ्रेम? बी का। यानी ये हम लोग किसके फ्रेम में है? बी के फ्रेम में है, बीज फ्रेम। ठीक, बी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोग देखने वाले हैं क्या होगा। सबसे पहले अगर बी ए को इमेजिन कर रहा है तो ऑब्जर्वर कौन हुआ? बी। बी इज द ऑब्जर्वर हियर, बी इज द ऑब्जर्वर हियर। तो हमने अभी क्या कहा, ऑल ऑब्जर्वर्स इमेजिन देमसेल्व्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, इसको क्या कर दो, वी ए और वी बी कर दो, वी और यू कोई और फॉर्मूला याद दिला देगा। ठीक है, तो वी और ए और वी बी कर दो। तो अब हम इसको रेस्ट पे कर देते हैं, रेस्ट मान लो क्रॉस मार दिए, मतलब समझ लो रेस्ट पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। याद, अगर ये रेस्ट पे है, अगर ये रेस्ट पे है तो क्या होगा, ये मूव तो कर रहा है, इसके पास वेलोसिटी तो है, तो रेस्ट पे कैसे हो सकता है? ये खुद को इमेजिन करेगा, ये खुद को रेस्ट में इमेजिन करने के लिए अपने ऊपर एक सेम मैग्नीट्यूड का एक और वेलोसिटी देगा जिसका डायरेक्शन अपोजिट होगा। समझे? यानी ये खुद को रेस्ट में इमेजिन करने के लिए अपनी जो वेलोसिटी है उतने ही मैग्नीट्यूड का वेलोसिटी खुद के ऊपर इंपोज करेगा, इमेजिन करेगा कि उसके ऊपर ये वेलोसिटी है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तब ना दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये खुद को इमेजिन करेगा ऐसे स्टेट में, समझे, जिसमें उल्टी वेलोसिटी खुद को देगा, ऐसा वो इमेजिन करेगा ताकि वो ये इमेजिन कर पाए कि वो रेस्ट में है। ठीक है, समझे? तब ना बस चल रही होती है, हम लोग क्यों खुद को रुका हुआ बोलते हैं? क्योंकि बस जिस स्पीड से जा रही होती है हम लोग इमेजिन कर रहे होते हैं कि हम लोग उसी स्पीड से पीछे आ रहे हैं, तो हम लोग को लगता है कि हम लोग रुके हुए हैं। और अब देखो जादू, अब कैसे कनेक्ट करोगे देखना। बस के बाहर देखो, अब तुम देख लिए दुनिया पीछे जा रही होती है, बस आगे जा रही होती है, यानी खेल हो गया। समझ गए क्या? कि हम लोग जब मान लो ये लाल चश्मा है, क्या है ये? लाल चश्मा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इस लाल चश्मे को पहन लेते हैं। तो अब हम इस लाल चश्मे को पहन कर खुद को देखेंगे तो हमको क्या दिखेगा? मेरा शरीर लाल हो चुका है। दुनिया को देखेंगे, क्या दिखेगा? दुनिया भी लाल हो चुकी है। बस यही है, ये जो उल्टी वेलोसिटी, उल्टी डायरेक्शन वाली वेलोसिटी है, इसको लाल चश्मा पहन लो। जैसे ही अपने फ्रेम से किसी को देखता है, खुद को देखता है, तो उसको रेस्ट पे दिखेगा क्योंकि उसके पास सेम वेलोसिटी है। अब दुनिया को देखेगा तो दुनिया दिखेगी उसे उल्टी दिशा में, उसी वेलोसिटी से उल्टी दिशा में आगे बढ़ते हुए। क्यों? क्योंकि वो जो है अपने फ्रेम में एक उल्टी डायरेक्शन में जाती हुई वेलोसिटी को इमेजिन करके दुनिया को देख रहा है। ठीक, तो इसका एक स्टेटमेंट है कि B is assuming itself in the state of rest। B खुद को इमेजिन कर रहा है रेस्ट में। ठीक है, और फॉर दैट, उसके लिए B खुद पे एक नेगेटिव वेलोसिटी इंपोज कर रहा है, यानी उल्टी डायरेक्शन वाली वेलोसिटी इंपोज कर रहा है। यानी B अगर इधर जा रहा है तो खुद को रेस्ट में देखने के लिए वो सेम वेलोसिटी से सेम इस साइड में वेलोसिटी को इमेजिन करेगा, तब ना उसको लगेगा कि वो रेस्ट पे, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब उसी इंपोज करने के कारण, उसी वेलोसिटी को इंपोज करने के कारण जब वो ए को ऑब्जर्व करेगा ना तो क्या होगा पता है? ए को भी ये एक वही निगेटिव वेलोसिटी दे देगा। क्या करेगा? वही वेलोसिटी से ए को भी देखेगा, यानी ए की वेलोसिटी वी ए है, उसके अलावा ये ए को एक और वेलोसिटी दे देगा
वी बी, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है, क्योंकि ए और बी का डायरेक्शन सेम है, तो इसका डायरेक्शन अपोजिट है तो इसका भी अपोजिट होगा, समझे? क्योंकि ऑब्जर्वर खुद को रेस्ट में इमेजिन करने के लिए अपने आप को एक अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी दिया, उसी वेलोसिटी से जाते हुए ए को भी देखेगा, और ए की अलग वेलोसिटी भी है, समझे? अब इसको कैसे इमेजिन करिए भाई, तो देखो इसको पहले हम लिखवा देते हैं, मतलब इसको हम कंप्लीट ही कर देते हैं, फिर हम इसको रियल लाइफ से कनेक्ट करेंगे, ठीक है? तो फाइनली ए की वेलोसिटी क्या होगी बी के फ्रेंड से, नेट वेलोसिटी ए की, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसको क्या लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी बी के फ्रेम से ए की वेलोसिटी क्या होगी भाई, वी ए, ठीक है, वी ए प्लस वी, ये क्या है, माइनस वी बी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, और हम वेक्टर पढ़ाते समय बताए थे कि माइनस साइन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो वी ए प्लस माइनस वी बी हो जाएगा ये। तो फाइनली हम लोग क्या कह सकते हैं, वी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज वी ए माइनस वी बी, यही है भाई फॉर्मूला रिलेटिव वेलोसिटी का, ठीक है? अब हम इसको रियल लाइफ से कैसे कनेक्ट करते देखना। ट्रेन पे बैठे हैं भाई, सब बैठे होंगे भाइयों बहनों, आप लोग ट्रेन पे कभी ना कभी बैठे ही होंगे, अब मत बोलना मैं हवाई जहाज पे चढ़ता हूँ भाई, ठीक है? कभी ना कभी तो ट्रेन पे बैठे ही होंगे। तो ट्रेन पे बैठने के बाद क्या होता है कि हम लोग जब भी किसी ट्रेन को मान लो हम लोग इधर जा रहे हैं, तो जब भी किसी ट्रेन को उल्टी डायरेक्शन में हम लोग के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए देखते हैं, हम लोग को हमेशा लगता है कि साला सामने वाला ट्रेन ज्यादा तेज चल रहा है, ठीक है? और फिर हम लोग इंडियन रेलवेज को गाली देना शुरू कर देते हैं, ठीक, कि यार अपनी ही ट्रेन क्यों स्लो चला रहा था। तो हमेशा एक भी बार ऐसा नहीं हुआ होगा कि अगर कोई ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो हम लोग बोल दें अपने से धीरे चल रहा है ना, हमेशा हम लोग बोलते हैं कि ना अपने से तेज चल रहा है यार ये। इसमें इंडियन रेलवेज का कोई गलती नहीं है, ठीक है? इंडियन रेलवेज का इसमें कोई गलती नहीं है, ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लग रहा है यार। क्या हो रहा है भाई, देखो आप जब ट्रेन को देखते हो तो ऑब्जर्वर कौन हुआ, आप, किसके फ्रेम से देखेंगे, आपके फ्रेम से। आप मूव कर रहे हो, बिल्कुल कर रहे हो, आपकी ट्रेन भी तो चल रही है, ठीक है? अब आप खुद को रेस्ट पे इमेजिन करोगे, आप खुद को रेस्ट पे इमेजिन करोगे, आपकी ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है, आप भी इसी डायरेक्शन में जाओगे क्योंकि आप भी ट्रेन पे हो। ग्राउंड फ्लोर से अगर कोई देखे आपको, जमीन से कोई देखे ट्रेन के बाहर से, तो क्या देखेगा, आप भी ट्रेन के साथ इस डायरेक्शन में जा रहे हो, यानी आपकी भी कुछ वेलोसिटी है। लेकिन आप खुद को रेस्ट पे इमेजिन करोगे, उसके लिए आप क्या करोगे, अपने ऊपर एक नेगेटिव वेलोसिटी इंपोज कर दोगे, यानी इस साइड, है ना? अब दूसरी ट्रेन इधर इधर से आ रही है, ठीक है? आप दूसरी ट्रेन को देखोगे, आपने लगा लिया लाल चश्मा नेगेटिव वेलोसिटी का, आप दूसरी ट्रेन को वो वेलोसिटी भी दे दोगे, तो उसमें डबल वेलोसिटी आ गई ना, मतलब वो वाली वेलोसिटी जो उसकी खुद की थी, और आपने लाल चश्मा यानी आपका खुद, आपने जो खुद को रेस्ट पे इमेजिन करने के लिए अपने ऊपर वेलोसिटी इंपोज किया था, उस वेलोसिटी को इसमें दे दोगे, तो आपको लगेगा कि बहुत तेज निकला यार, सर सर करके निकल गया, सुपर फास्ट है क्या। लेकिन असल में हुआ क्या, हुआ यही कि आपने जस्ट रिलेटिव मोशन को अभी अभी एक्सपीरियंस किया है। हुआ कुछ नहीं कि आपने खुद को रेस्ट में इमेजिन करने के लिए खुद को जो नेगेटिव वेलोसिटी थी, उसी नेगेटिव वेलोसिटी को इंपोज कर दिया अपने दूसरी ट्रेन पे, और उसकी डायरेक्शन खुद ही अपोजिट थी, यानी आपने जो खुद को रेस्ट में इमेजिन करने के लिए अपोजिट वेलोसिटी खुद के ऊपर इंपोज की, सेम वेलोसिटी को आपने उस ट्रेन पे भी इंपोज कर दिया। अब क्योंकि वो ट्रेन आपकी ट्रेन की अपोजिट डायरेक्शन में थी, तो ये जाके उसमें ऐड हो जाएगी, है ना, माइनस माइनस ऐड हो जाता है, -2 -1 -3 होता है, तो वो ऐड होके और तेजी से उधर जाने लगेगा। आपको लगेगा यार ये ट्रेन कुछ ज्यादा ही तेज निकल के अपना ही स्लो चल रहा है, लेकिन असल में वो स्लो हो सकता है वही ट्रेन स्लो चल रहा हो, आपका ही फास्ट चल रहा हो सकता है दोनों बराबर चल रहे हो, समझे? समझे ना? ऐसा हमेशा नहीं होता कि आप ही की ट्रेन स्लो चल रही होती हो, वो रिलेटिव मोशन आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं उस समय। तो बेसिकली ये एक ब्रीफ देना चाह रहा था मैं, ताकि आप लोगों को समझ आए, बेसिक फॉर्मूला यही है रिलेटिव मोशन का। ये मैंने एक छोटा सा इंट्रो दे दिया रिलेटिव मोशन का। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एक बहुत ही मजेदार टॉपिक, और इसी टॉपिक की असल में वो आया था, क्या कहते हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे बोला था कि प्लीज पढ़ा दो भाई, स्कूल में नहीं पढ़ाया गया है, तो पढ़ा देते हैं। तो उस टॉपिक का नाम है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, लेकिन उससे पहले मैं एक क्वेश्चन देना चाहूंगा ताकि मजा आ जाए। ये शायद आप लोगों ने काइनेमेटिक्स का टेस्ट जब दिए होंगे ना आप लोग,
तो ये क्वेश्चन आया होगा, और उस समय भाई क्वेश्चन हार्ड लगा था। मैंने खुद वो क्वेश्चन बनाने में 10 मिनट लगा दिए थे। इस पॉइंट पे दोनों ट्रेन क्रॉस किया, ये हुआ वो, क्योंकि हम रिलेटिव मोशन पढ़े नहीं थे, हमको लगता है बहुत हार्ड क्वेश्चन है यार ये। आप बनाते हैं तो लगता है यार इससे आसान क्वेश्चन कोई हो नहीं सकता है। तो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल गया। वही है, नजरिया बदलो दोस्त, दुनिया बदल जाएगी। तो वही है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करो, चीजें रेस्ट से मोशन में आ जाएगी, मोशन से रेस्ट में आ जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी देते हैं यार। नोट करना है कर लो, नहीं करना है मत करो भाई। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बस पढ़ाने वाला है। टू ट्रेन्स ईच, अरे क्वेश्चन हम लिख क्यों रहे हैं, हम छाप देंगे यार फोटो खींच के। ठीक, ओके, अब सीधा दिख गया। ठीक है, देख लो क्वेश्चन, पॉज करके पढ़ लो, करना है सॉल्व कर लो, जो पढ़ाया है उसी से है। ठीक, कर लिए, हटाओ। अब हम करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। टू ट्रेन्स ईच 50 मीटर लॉन्ग आर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो कहा जा रहा है सवाल में भाई कि दो गो ट्रेन है, तो हम ट्रेन बना देते हैं सबसे पहले। ये ट्रेन है, ठीक है, हाँ ये ट्रेन ही है। ठीक है, प्लीज इसे मान लो कि ये ट्रेन है। ठीक, एक का नाम हम रख देते हैं ए और दूसरे का नाम हम रख देते हैं बी। ठीक है, तो दो ट्रेन है ए बी, दोनों की लेंथ है 50-50 मीटर, ये भी 50, ये भी 50। क्या दिक्कत है भाई, ठीक है, 50 मीटर 50 मीटर। अब क्या बोलता है, मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये इधर कर रहा है तो ये इधर कर रहा है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ये अपोजिट डायरेक्शन पढ़ के कौन कौन इसको ऐसे किया है, ऐसे नहीं, ऐसे और ऐसे, कौन कौन किया है? किए हो तो भाई क्या कर रहे हो भाई तुम, क्वेश्चन पढ़ो। क्रॉसिंग ईच अदर, अब ऐसे ऐसे कर गया तो क्रॉस कैसे करेगा बे, क्रॉस तो करके निकल गया, समझे, इसलिए ऐसे नहीं होगा, इधर ही वेलोसिटी का। ठीक है, तब ना क्रॉस करेगा दोनों ऐसे। ठीक है, समझ गए। अब एक की वेलोसिटी दी गई है 10 मीटर पर सेकंड, दूसरे की वेलोसिटी दी गई है 15 मीटर पर सेकंड। हाँ ठीक है, फाइंड द टाइम ऑफ क्रॉसिंग। क्या दिक्कत है भाई क्वेश्चन में, भाई वो बहुत हार्ड लगता था ये क्वेश्चन, लेकिन अब नहीं लगता है। कुछ नहीं करना भाई, कुछ नहीं करना। क्या करना, एक को रोक दो, दूसरे को ठोक दो। ठीक है, वही है, एक के फ्रेम में चले जाओ। तो हम हमेशा बी से प्यार करते हैं भाई हम। ठीक है, बी से प्यार करते हैं। ठीक है, वो बी के फ्रेम में जाते हैं, बी के फ्रेम में गए, बी को रोक दिए, बी बन गया ऑब्जर्वर, तो बी को रेस्ट में ला दिए। बी को रेस्ट में लाने के लिए क्या करना होगा भाई, इसकी वेलोसिटी का उल्टा इस पे इंपोज कर देना होगा, यानी ये इमेजिन कर रहा होगा कि इसके उल्टी तरफ भी एक नेगेटिव वेलोसिटी है। ये लगा लिया लाल चश्मा, इसी लाल चश्मे से इसको देखेगा तो ए की वेलोसिटी में भी ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में क्या हो गई भाई, फॉर्मूला लिख लेते हैं, वी ए माइनस वी बी। होता है कि नहीं होता है, होता है। अगर हम लोग इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान ले, ठीक है, इसको अब ऐसे रहने दो, ठीक है, इस वाले डायरेक्शन को अगर हम लोग पॉजिटिव मान ले, ये डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो वी ए हो गया हमारा क्या 10 माइनस 15 है इधर इस डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा इधर -15, हो गया कितना 25 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया मैथमेटिकली, हम लोग ज्योमेट्रिकली भी देख लिए। ज्योमेट्रिकली कैसे, बी को रोके तो इधर उल्टा वेलोसिटी आया, उसी वेलोसिटी को ए पे इंपोज कर दिए। एक के पास पहले से 10 इधर था और 15 इधर आ गया तो 25 हो गया एक पे, और मैथमेटिकली भी ऐसे हो गया। तो 25 मीटर पर सेकंड के पास उसके पास वेलोसिटी है। अब दोनों ट्रेन्स को टोटल डिस्प्लेसमेंट करना कितने का है, तो देखो यहां से मतलब ये दोनों ट्रेन जब क्रॉस करेंगी, मान लो कि मेरे पास दो मार्कर्स है, ओके, तो इमेजिन कि ये दोनों ट्रेन है, ठीक, ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, तो ये कब क्रॉस करेंगी, यही है ना क्वेश्चन। यहाँ किया गया 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 गया, क्या ये क्रॉस कर गई, नहीं। क्या क्रॉस की, नहीं। क्या क्रॉस की, हाँ, अब ये क्रॉस कर चुकी है। तो जब तक लास्ट दोनों के टेल्स एक दूसरे को मतलब एक दूसरे को पास ना कर जाए, तब तक हम लोग नहीं कहेंगे कि क्रॉस हो गई।
तो हम लोग को बस डिस्प्लेसमेंट क्या कैसे निकलेगा, दोनों के टेल्स के बीच में, दोनों के पूंछ के बीच में, दोनों के बैक के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो भाई कितना है भाई, देखो ये 50 ये 50 बचा कितना 100 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करना है, यानी डिस्प्लेसमेंट हो गया 100 का। अब स्पीड टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, तो कर दो 100 बाय 25, 4 होता है, आई थिंक 4 होता है, तो 4 सेकेंड में ये हो जाएगा आंसर। क्या दिक्कत है, 45 नहीं है भाई, 4 सेकेंड है, ठीक है। क्या दिक्कत था भाई इस क्वेश्चन में, लेकिन हमको काफी हार्ड लगा था अपने टेस्ट में, जब पहली बार आया था ना, और हम सच में बोले थे टेस्ट में यार जेई के टेस्ट काफी हार्ड होता है, जबकि वो लिटरली पहला टेस्ट था मेरा, शॉर्ट टेस्ट हो गई, लेकिन ये काफी इजी क्वेश्चन था। और अब हम लोग घुसने वाले एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट में, जिसका नाम है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जो कि जेई में काफी ज्यादा बच्चों को हार्ड लगता है, पता नहीं क्यों, लेकिन होता बहुत इजी है। तो आओ देखते हैं व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। चलो देखते हैं, टॉपिक का नाम ये है, ठीक है। तो हम लोग आओ देखते हैं, सिंपल सा टॉपिक है, आसानी से पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला चीज ये बना दिया हम लोग जमीन, क्या ये ग्राउंड है, ठीक, घास वास उगा दिया है, ठीक है, ये मिरर नहीं है, जमीन है, ठीक। इस पे 2 पॉइंट है, 2 बॉडीज है, बॉडी मतलब मास है इन पे, ठीक है। दोनों के पास कुछ कुछ वेलोसिटी है, ये है बी, ये है ए, दोनों के पास वेलोसिटी है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी जरूर है, ठीक। ये है थीटा ए, ये है थीटा बी, यानी दोनों प्रोजेक्टाइल्स है जो कि थीटा एंगल पे डायरेक्टेड है, ठीक। इसके पास वेलोसिटी है वी ए, इसके पास है वी बी। तो अब क्वेश्चन में सबसे पूछता है 3 केस, क्या क्या, वो अभी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। बहुत इजी केसेस है। पहला केस देखते हैं हम लोग कि इसको पहले हम लोग कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेते हैं, क्या करते हैं, कंपोनेंट्स में ब्रेक, कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेते हैं। वेक्टर्स में सीखे होंगे, एक्स वाई एक्सिस मान लिए, तो पहले ए को देखे, अगर किसी के फ्रेम में नहीं गया अभी हम लोग, ठीक है, किसी के फ्रेम में नहीं गया है, बस हम लोग कंपोनेंट्स लिख रहे हैं इसकी वेलोसिटी का, तो इधर हो जाएगा क्या, वी ए साइन थीटा है, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इधर हो जाएगा वी बी साइन थीटा बी, बिल्कुल होगा। यही होगा, वी ए कॉस थीटा है भाई, है ना, वी ए कॉस थीटा है। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, वी बी कॉस थीटा बी, यहाँ क्या होगा, वी बी साइन थीटा बी, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आगे बोलो भाई, क्या करें, कंपोनेंट देख लिए। अब हम लोग को देखना है यहाँ कि क्या होगा, कैसे होगा, इन दोनों में कोलिजन कैसे होगा, ये दोनों एक दूसरे से पार कैसे करेंगे, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। तो पहले इतना नोट कर लो भाई, उसके बाद हम लोग देखते हैं। अब हम लोग रिलेट, ये हो गया ग्राउंड फ्रेम से, ये हो गया ग्राउंड फ्रेम से। अब हम लोग जा रहे हैं किसमें, रिलेटिव फ्रेम में, ठीक है। तो चलो जल्दी से आते हैं रिलेटिव फ्रेम में और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को देखते हैं। ये हो गई हमारी जमीन, ठीक, ये हो गया बी, ये हो गया ए। हम लोग हमेशा बीबी से प्यार, मतलब बी से प्यार करते हैं, ठीक है, तो बी को रोक देते हैं हमेशा हम लोग। अभी हम, जरूरी नहीं है, लेकिन हम बी के फ्रेम से देखते हैं, हमको आदत है, ठीक। बी फ्रेम, बी के फ्रेम से देखिए, ए के फ्रेम से भी देख सकते हैं, बी के फ्रेम से हमको देखने की आदत है, ठीक है। बी रुक गया, बी रेस्ट पे आ गया, तो इसकी इधर कोई वेलोसिटी होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, रेस्ट पे है। और पहले ये था मोशन में, तो ये खुद को रेस्ट में इमेजिन करने के लिए इस साइड एक वेलोसिटी इमेजिन किया होगा कि नहीं किया होगा, बिल्कुल किया होगा। ये क्या होगा, इस साइड वेलोसिटी क्या इमेजिन किया होगा, वी बी, और ये एंगल क्या होगा, थीटा बी, है ना, इधर से वर्टिकली अपोजिट एंगल, बिल्कुल होगा, ठीक है। अब हम लोग इसको हटा देते हैं, क्योंकि अब ये रेस्ट पे हो चुका है। खुद को इमेजिन करने के लिए क्या किया हम लोग, बस ये देख रहे थे ताकि वो चीज ए पे इम्पोज कर पाए। सबसे पहले एक ए का बना लेते हैं, ये थीटा ए है, ए है, ए थीटा ए, ये वी ए है,
इधर VB इसको माइनस कर रहा होगा, क्योंकि VB इसको माइनस कर रहा होगा इसलिए क्योंकि BA को ऑब्जर्व कर रहा है, BA को ऑब्जर्व कर रहा है, और B खुद को रेस्ट पे इमेजिन करने के लिए जो वेलोसिटी खुद पे इम्पोज किया था, सेम वेलोसिटी A पे भी इम्पोज कर दिया, यानी VB। ठीक है, ये अब हम लोग कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देते हैं वापस से। तो कंपोनेंट्स में ब्रेक करने के लिए हम लोग को एक्सेस मानना है, वही होगा एक्सेस एक्स और वाई। अब फिगर थोड़ा घिना रहा है तो हम थोड़ा सा मिटा देते हैं और रिजल्टेंट सीधा दिखाएंगे। ठीक है, एक FBD बना देते हैं यहाँ पे, देख लो यहाँ पे ये VA था, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये VA था, ये VB है। ठीक, जो माइनस हो रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में, ये थीटा B है, ये थीटा A है। ठीक, ये हो गई बात। अब थोड़ा सा देखिएगा, तो माइनस करना है, क्या करना है माइनस, तो क्या होगा इधर होगा VA साइन थीटा A। ठीक, इधर क्या होगा VB कॉस थीटा B, इधर होगा VA कॉस थीटा A, इधर होगा VB साइन थीटा B। अब हम चारों साइड मतलब ऐसे, ये इधर इसका 2 कंपोनेंट गया, इधर इसका 2 कंपोनेंट गया। ठीक, ऐसे गया। और हम लोग केस 1 में क्या इमेजिन करते हैं, केस 1 में इमेजिन कर लेते हैं ऐसा कि VA साइन थीटा A, VA साइन थीटा A बड़ा है VB साइन थीटा B से, बड़ा है VB साइन थीटा B से बड़ा है, ये इमेजिन कर लेते हैं। और कॉस के साथ भी यही इमेजिन कर लेते हैं। ठीक है, सेम विथ कॉस। ठीक, तो क्या होगा उसके बाद, ये फर्स्ट केस है, क्या होगा, ये ऊपर है ये नीचे है, माइनस होगा। हाँ, तो सीधा हम लिख देते हैं माइनस यहाँ पे। ये वाला वेलोसिटी क्या होगा, VA साइन थीटा A माइनस VB साइन थीटा B, ये। ठीक है, और इधर क्या होगा कॉस, क्योंकि VA कॉस थीटा है, VB कॉस थीटा से B से बड़ा था, इसलिए यहाँ इस साइड कुछ इसी साइड वेलोसिटी बचेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा वो VA कॉस थीटा A इज माइनस VB कॉस थीटा B, यही ना बचा होगा माइनस करके, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में माइनस हुआ होगा। ठीक है, तो ये समझ गए, ये वाला साइड FBD फ्री बॉडी डायग्राम करने से। तो मिटा देते हैं ताकि बोर्ड थोड़ा साफ सुथरा दिखे और हमको पढ़ने में आसानी हो। तो अब देखो क्या करना है, इसकी 2 वेलोसिटी हो गई। अब इन 2 वेलोसिटीज के कारण इसका कुछ रिजल्टेंट हुआ होगा, तो हम मान लेते हैं ये हो गया इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, ऑफ कोर्स वही लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। हम लोग B के फ्रेम से जब A को देखे तो उसकी वेलोसिटी में ये बदलाव आ गया एक्स और वाई कंपोनेंट में, तो उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। ठीक है, यानी इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करने वाला है, तो इसका ट्रेजेक्टरी कैसा होगा, कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट मूव करेगा, है ना। अब व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बताते हैं। ये देखो, ये ऑब्जर्वर है ना, ऑब्जर्वर से जो ऑब्जर्वर के पास से जो मिनिमम डिस्टेंस होगा उस पार्टिकल का, ये मूव कर रहा है ऐसे, तो एक ऑब्जर्वर के सामने से कभी ना कभी तो गुजरेगा, तो ऑब्जर्वर से इतना डिस्टेंस है, ऑब्जर्वर से इतना डिस्टेंस है, इतना है, एक पॉइंट तो ऐसा जरूर आएगा ना जब ऑब्जर्वर से मिनिमम डिस्टेंस होगा, है ना, जब ऑब्जर्वर के क्लोजेस्ट होगा, सबसे नजदीक होगा, वही हम लोग को निकालना है, वही डिस्टेंस हम लोग को, वही लेंथ हम लोग को निकालना है, और उसी को कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डी मिनिमम। हम लोग को यह भी पता है कि 2 पॉइंट के बीच का सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट पाथ होता है परपेंडिकुलर वाला, तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा विद द ट्रेजेक्टरी। ठीक है, तो जो A की ट्रेजेक्टरी होगी, A का जो पाथ होगा उसमें A मूव करेगा, बिल्कुल, है ना, ये A मूव करेगा इसमें, तो एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जब B से एकदम क्लोजेस्ट होगा, उसी पॉइंट को इसको C पॉइंट बोल दो अगर, तो वही पॉइंट जो है उस पॉइंट से B का डिस्टेंस को कहेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और ये B का जो ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा इसकी ट्रेजेक्टरी से,
क्योंकि हमें यहाँ पता है दो पॉइंट्स के बीच का क्लोजेस्ट पाथ हमेशा परपेंडिकुलर लाइन होता है, इतना पता है होगा। ठीक है, तो हो गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब इसको कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला याद नहीं करना है, बस सीख लो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री लगती है। ये क्या है, अब मान लो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग मान लिए एल, ए बी का डिस्टेंस मान लिए एल, तो व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब क्या ही करना है भाई इसमें, इस एंगल को मान लो थीटा, ठीक, इस एंगल को मान लो थीटा। अब थीटा कैसे निकलेगा ये पूछ रहे हो क्या? हाँ भाई, बी ए साइन थीटा ए बाई बी बी कॉस थीटा बी, यही ना होगा थीटा। अरे यार अब कैसे समझाए तुमको, थीटा यही ना होगा यार। देखो कैसे, ये है क्या, वी ए साइन थीटा ए, ठीक, इधर है वी बी कॉस थीटा ए, वी ए साइन थीटा ए माइनस वी बी साइन थीटा बी, और इधर है वी ए कॉस थीटा ए माइनस वी बी कॉस थीटा बी, है ना, यही है ना। अब इन दोनों का रिजल्टेंट से एक वेलोसिटी गया है, ठीक, ऐसे ये एंगल पूछ रहा है भाई, ट्रिग्नोमेट्री है, इसको यहां उठा के ले आओ ऐसे, हाँ, तो क्या होगा, tan थीटा, tan थीटा क्या होगा तुम ही बताओ, tan थीटा कैसे निकलेगा, ये वाला लेंथ बाय ये वाला लेंथ, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो वी ए साइन थीटा ए माइनस बी बी साइन थीटा बी बाय वी ए कॉस थीटा ए माइनस बी बी कॉस थीटा बी, निकाल लेंगे tan थीटा, tan थीटा से हम लोग थीटा निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है, ऐसे निकलता है थीटा। तो हम लोग इस एंगल को थीटा मान लिए, निकालते कैसे हम बता दिए, ठीक। अब देखो थीटा मान लिए इसको, अब क्या ट्रिग्नोमेट्री लगाना है, ये एल है ये थीटा है, तो क्या होगा, साइन थीटा इधर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू डी बाय एल हुआ, डी मिनिमम बाय एल हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो डी मिनिमम का फॉर्मूला आ गया एल साइन थीटा, जो कि बिल्कुल याद नहीं करना है, बता दिए कैसे आता है, तो याद क्या करना है, ठीक है, एल साइन थीटा, कितना इजी कॉन्सेप्ट है ये, हाँ कितना ज्यादा इजी कॉन्सेप्ट, और लोगों को लगता है कि हार्ड है, क्या बताए। ये हो गया भाई पहला केस, ठीक, इसी में डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड अप्रोच आता है। अब एक और केस होगा क्या, कि अगर वी ए साइन थीटा ए वी बी साइन थीटा बी से छोटा हो जाए तो क्या होगा, छोटा हो जाए तो भाई नीचे जाएगा, और क्या होगा यार, ये ना होगा, नीचे वाला कंपोनेंट ज्यादा हो जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये नीचे चला जाएगा, यही होगा। कॉस वाला ज्यादा हो जाएगा, कॉस थीटा बी वाला ज्यादा हो जाएगा तो इधर आ जाएगा, क्या दिक्कत है इसमें, हम बस एक केस दिखा दिए। एक केस होगा इक्वल हो जाए तो क्या होगा, हो सकता है ना, इक्वल हो गया तो मतलब वी ए साइन थीटा ए इज इक्वल टू वी बी साइन थीटा बी में क्या करेंगे हम लोग, ये एक देखने वाला केस है, और ये एक मजेदार केस है, ये एक मजेदार केस है, जब दोनों इक्वल हो जाते हैं तो क्या करेंगे, ये बी है ये ए है, हम लोग बी को रोक दिए हैं, तो ए के फ्रेम में जाएंगे, और बोला जा रहा है कि वी ए साइन थीटा ए वी बी साइन थीटा बी के बराबर आ गया, और कॉस, कॉस के बारे में हम लोग कुछ नहीं करें, कॉस मान लो कि वी कॉमा वी ए कॉस थीटा ए जो है बड़ा है वी बी कॉस थीटा बी से, ऐसा भी मान लो, ठीक, ऐसा मान लिए, तो क्या होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इस साइड कुछ वेलोसिटी बचेगी इसके पास, है ना, इस साइड इसके पास कुछ वेलोसिटी बचेगी, जो कि होगा वी ए कॉस थीटा ए माइनस वी बी कॉस थीटा बी, यही होगा। तो इसमें क्या होगा, बी देखेगा यार इस साला तो मेरे तरफ आ रहा है, इन देखेगा बी, तो ये केस ऑफ कोलिजन है, इस केस में क्या होता है, कोलिजन, कोलिजन, टकरा जाएंगे दोनों बेचारे, ठीक है, ये दोनों टकरा जाएंगे, और इसमें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच 0 होता है, यानी इन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस जो है क्या होगा, इसकी ट्रेजेक्टरी क्या होगी, ऐसे ऐसे आएगा, तो ये दोनों टकरा जाएंगे, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, 0 हो जाएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब दोनों टकरा जाएंगे, यानी दोनों का डिस्टेंस 0 हो जाएगा, ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है केस 2, ठीक है, और इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस यही दोनों कॉन्सेप्ट थे, ठीक है। और अगर उल्टा हो जाए तो, अगर वी ए कॉस थीटा ए
बड़ा हो जाए इससे, और ये दोनों बराबर, कॉस वाले बराबर हो जाए तो क्या होगा, तो कॉस वाला कट जाएगा और क्या, साइन वाला रह जाएगा। ठीक, साइन वाला रह जाएगा, कॉस वाला कट जाएगा, कॉस वाला हट गया, कट गया, साइन वाला रह गया। तो देखेगा क्या, बी देखेगा, अरे देखो ए ऊपर जा रहा है, समझे, ऐसे देखेगा, बी देखेगा ए ऊपर जा रहा है। इसीलिए जब तुम देखते हो जब भी दो प्रोजेक्टाइल्स होते हैं, ठीक, प्रोजेक्टाइल्स मतलब ऐसे फेंके और दोनों सेम एंगल से गया, बस क्या हो, अगर बी ए कॉस थीटा है बी बी कॉस थीटा की बराबर हो जाए, तो वो दूसरा प्रोजेक्टाइल देखेगा कि पहला प्रोजेक्टाइल एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ठीक है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक्सिलरेशन, रिलेटिव एक्सिलरेशन दोनों के बीच का 0 होता है इस पॉइंट पे। रिलेटिव एक्सिलरेशन कैसे निकाले भाई, वही कॉन्सेप्ट लगा दिए, बी पे क्या ही एक्सेलरेशन लग रहा होगा, एक ही एक्सेलरेशन बी पे लगता है, क्या, जी, जी ना लग रहा होगा, मोशन अंडर ग्रेविटी में प्रोजेक्टाइल है, ए पे भी क्या लग रहा होगा, जी। अगर बी को देखना है खुद को रेस्ट में, तो उसको अपना एक्सेलरेशन भी 0 करना होगा, तो खुद पे एक ऐसा एक्सेलरेशन इंपोज कर देगा ताकि दोनों कट के रेस्ट पे आ जाए। तो एक पे भी वही एक्सेलरेशन इंपोज कर देगा, तो ए वाला भी तो कट जाएगा, तो दोनों के बीच का रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। तो जब भी कोई दो बॉडीज के बीच का रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो, तो एक बॉडी दूसरे बॉडी को कैसे देखेगा, वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है विद अ कांस्टेंट स्पीड, समझे, यानी उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, यही कॉन्सेप्ट रिलेटिव एक्सेलरेशन का। ठीक, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच खत्म हो चुका है। एक और टॉपिक है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, फिर हम लोग कुछ एक एचसी वर्मा का बहुत मजेदार क्वेश्चन है वो करने वाले हैं, और फिर बाय बाय हो जाएगा। मटर गश्ती हुई सर, अरे साला कॉपीराइट आ जाता है, और वो 3-4 बार कॉपीराइट आ चुका है, इसलिए हम अब थोड़ा सा गाना ताना लगाना बंद कर दिए है। ओके, चलो शुरू करते हैं। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, देखो क्या होता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या चीज है भाई, ये देखो सिंपल है, हम लोग वही रिलेटिव फ्रेम में चले जाते हैं, ये बी है, ये ए है, ए वही वी ए साइन थीटा है, वी बी साइन थीटा बी से बड़ा है, ठीक, वो वाला केस 1 जो था, तो कुछ इस तरीके से ट्रैजेक्टरी फॉलो कर रहा था, और ये डी मिनिमम था, यही ना, हाँ यही था डी मिनिमम। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है कि किस गति से ए बी की तरफ जा रहा है, ए बी की तरफ किस स्पीड से आ रहा है, उसको वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहेंगे। तो बी की तरफ आने वाली स्पीड कौन सी है, ये वाली स्पीड, ये इसका कॉस कंपोनेंट यानी एक्स कंपोनेंट, अगर इसको एक्स मान ले और इस डायरेक्शन को वाई मान ले, तो ये वाला कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट वही वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से ए बी की तरफ आ रहा है, तो इसी को वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहते हैं, यानी ये वाला। अगर हम लोग इसको थीटा मान ले और इसको वी ए बी मान ले, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ये हो जाएगा वी ए बी कॉस थीटा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जिसको वी अप्रोच लिखते हैं, वी अप्रोच इज इक्वल टू वी ए बी कॉस थीटा, सिंपल, ठीक, एक बहुत ही आरामदायक कॉन्सेप्ट। और वी ए बी को हम लोग लिखते हैं वी रिलेटिव, रिलेटिव वेलोसिटी है ना, वी रिलेटिव भी लिख सकते हो, तो वी रिलेटिव कॉस थीटा, जनरल फॉर्मूला हो गया है, वी रिलेटिव कॉस थीटा, ए बी के टर्म्स में ना लिख के सीधा लिख दिया रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, कॉस थीटा। कॉस कंपोनेंट लेना है, क्यों, क्योंकि कॉस कंपोनेंट जो बता रहा है कि ए बी की तरफ आ रहा है, सिंपल सा बात। अगर बी यहां होता तो हम लोग साइन ले लेते, तो ये फॉर्मूला याद इसीलिए नहीं करना है, क्यों, हम लोग को समझना है, याद नहीं करना है, क्या पता जेईई एडवांस में यहां दे दे, अब साइन लेना हो जाएगा, यहाँ साइन लेना पड़ जाएगा। तो हम लोग को डेफिनेशन समझना है कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है, क्या होता है भाई, किस वेलोसिटी से ऑब्जर्वर की तरफ ऑब्जर्व्ड पार्टिकल आ रहा है, जिस चीज को तुम ऑब्जर्व कर रहे हो वो तुम्हारी तरफ, तुम्हारी पर्टिकुलर तुम्हारी तो डायरेक्शन में उसकी क्या स्पीड है, उसकी स्पीड का क्या कंपोनेंट है तुम्हारी डायरेक्शन में, उसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब हम लोग कुछ मजेदार से एक दो क्वेश्चंस देखेंगे और फिर टाटा बाय बाय, ठीक है, फिर मिलेंगे रास्ते में।
हंसते हंसते। चलो देखते हैं, कुछ बढ़िया सा क्वेश्चन मिल जाए हमको, ताकि हम, हाँ जैसे डी मिनिमम का है क्या, मतलब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का एक क्वेश्चन दे देते हैं, और जल्दी से एक दे देते हैं उसका, क्या कहते हैं, भूल गए, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का, भूल कैसे गए हम। ओके, क्वेश्चन है भाई, देखो समझ लो क्वेश्चन। ये एक्स है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, बोलता है कि एक पार्टिकल है ए, उसकी वेलोसिटी है एक्स एक्सिस के, एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड की ओरिजिन है, और उसका कोऑर्डिनेट है -100,0 ए का। एक पार्टिकल है बी, बी इसका कोऑर्डिनेट है 0, -100√3, और इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ यानी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में ऊपर की तरफ 20/√3 मीटर पर सेकेंड में वेलोसिटी है, ठीक है। देन फाइंड, क्या फाइंड करना है भाई, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ही निकालना है यहाँ पे। बहुत ही आसान था क्वेश्चन, वीडियो पॉज करो, बनाने का मन बनाओ जल्दी से, ठीक है। चलो हम देखते हैं हम कैसे बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे बनाना है चलो सीखते हैं। सॉल्यूशन देखो, कुछ नहीं करना है भाई, एक को रोक दो, बी के फ्रेम में चले जाते हैं, किसके फ्रेम में गए, बी के फ्रेम में, ठीक, बी के फ्रेम में गए, तो हम लोग बी को रेस्ट में ले आए, बी आ गया रेस्ट में, बी के पास कोई वेलोसिटी नहीं है। अब बी को रेस्ट में लाने के लिए हम नीचे एक वेलोसिटी डाले होंगे, और वही वेलोसिटी ए के पास चला गया होगा 20/√3, ठीक है। ये मीटर पर सेकंड हटा दो, याद रखना मीटर पर सेकंड में 20/√3 गया होगा, उससे कुछ ना कुछ रिजल्टेंट जरूर आया होगा, तो एक रिजल्टेंट वेलोसिटी ऐसे बना दो जो होगा वी ए बी, यानी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अब उसका वैल्यू हम लोग को नहीं निकालना है, हम लोग को निकालना है डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड अप्रोच। क्या दिक्कत है भाई, क्या करो कि ट्रेजेक्टरी बना दो, ठीक, ट्रेजेक्टरी बना दिए, और इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो ऐसे, ठीक। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ना, यही है तुम्हारा डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड अप्रोच, हो गया। अब क्या करना है भाई, ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, बनाओ, देखो ए बी को ज्वाइन कर दो, ठीक, ए बी को कर दिए ज्वाइन, ए बी का लेंथ निकालो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता होगा आई थिंक, झूठ नहीं बोलना। अब तुम बोलोगे 11th में पढ़े नहीं है स्ट्रेट लाइन से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो भाई 9 से 9 10th में तो पक्का पढ़े होगे ना, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, उससे निकालना है ए बी का डिस्टेंस। तो कैसे होगा, x2 - x1 होल स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर यानी 100√3 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर कितना होता है बे, 10,000, और ये हो जाएगा 30,000, 40,000, यानी 40,000 का अंडर रूट 200, यानी हो गया ये 200 मीटर का डिस्टेंस है, ए बी का लेंथ है, ठीक, ए बी का लेंथ 200 मीटर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, और हम लोग कुछ इनोवेशन लगा सकते हैं, हाँ लगा देंगे, क्या दिक्कत है, लग जाएगा। और हम लोग देखो यहाँ पे ये थीटा निकाल सकते हो, ये थीटा, हाँ यही करना होगा, ये थीटा निकाल दो, ये इसको क्या नाम दे भाई, ये वाला, ये इसको थीटा बोलते हैं, ठीक, इसको थीटा बोलते हैं, दिख रहा है ना ये एंगल, ये भी हटा दो अभी, ठीक, याद रखना है, अभी ये भी है, दिख रहा है ये एंगल थीटा, ये थीटा निकालना है, ट्रिग्नोमेट्री लगेगा वही, इसको यहाँ ले जाओ, 20/20/√3 tan थीटा इज इक्वल टू 20/20/√3, नहीं उल्टा कर दिए, 20/√3 डिवाइडेड बाय 20/√3 डिवाइडेड बाय 20 20 कट जाएगा, 1/√3 बचेगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, tan थीटा 1/√3 कब आता है, 30 डिग्री पे, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री आ गया, 30 डिग्री यहाँ पुट कर दो, ठीक। अब हम लोग को ये एंगल निकालना है, बड़ा वाला, हटा इसको, ये बड़ा वाला, ये क्या सिंपल तो है, ये कितना है 100√3 मैग्नीट्यूड, ये कितना है 100,
परपेंडिकुलर बाय बेस अगेन करो, तो इस एंगल को फाई नाम दे देते हैं, फाई। तो tan phi is equal to 100 root 3 divided by 100, hence it is 100 cancel, root 3 tan theta root 3 पे tan phi root 3 पे कब आएगा, 60 डिग्री पे, है ना, तो 60 डिग्री आंसर हो जाएगा ये वाला। अब ये 30 ये 60, तो ये छुटकू एंगल कौन सा, इसको अल्फा नाम दे दो, ठीक। ये अल्फा क्या होगा, अगर ये 60 है, ये 30 है, तो ये क्या होगा 30, तो अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री हो गया। ट्रिग्नोमेट्री लगाओ भाई, अब क्या करना है, चलो यहाँ पे हम स्टेप वाइज कर देते हैं, स्टेप 1 यहाँ पे हम स्टेप 2 लिख देते हैं, यहाँ पे अल्फा हो गया हमारा 30 डिग्री, यहीं पे लिख देते हैं, एंगल वाला काम यहीं पे कर देते हैं, अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री, बात क्लोज, 30 डिग्री हो गया अल्फा। अब क्या करना है भाई, अब इस भीतर भीतर को मिटाओ और सिंपल सी चीज देखो, खाली अल्फा रहने देते हैं, ठीक, ये भी यहाँ लिखा हुआ था। अब देखो भाई, हम लोग को निकालना है ये, हम लोग को दिया हुआ है ये और थीटा, मिल गया ना, डी मिनिमम, साइन थीटा निकाल लेते हैं, ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज है, तो डी मिनिमम बाय 200 इज इक्वल टू साइन अल्फा, साइन अल्फा मतलब साइन 30 डिग्री, तो डी मिनिमम क्या हो गया भाई, डी मिनिमम हो गया 200 इंटू साइन 30 जो कि होता है हाफ, कट जाएगा तो बचेगा 100 मीटर। जिसका आंसर आ गया भाई खुद को शाबाशी दो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा अच्छा बात है अगर तुम ये कॉन्सेप्ट समझ गए, और कितना इजी कॉन्सेप्ट है यार, कितना ज्यादा इजी कॉन्सेप्ट है, और लोग हवा उड़ा के रखे इसका कि हार्ड भाई, अगर ये हार्ड है ना तो भाई पता नहीं कैसे होगा, ये बहुत इजी है, ठीक है। तो भाई जिन लोगों को हार्ड लग रहा था वो इस वीडियो को देखने के बाद पक्का कहेंगे कि इजी है, ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर मुझे मिलता है तो हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन हमको याद आ रहा है, HC वर्मा से है, तो हम देना वो पसंद करेंगे, मजा आएगा उस क्वेश्चन को बनाने में, उस क्वेश्चन का फिगर बनाने में ज्यादा मजा आता है हमको, काफी सुंदर सा फिगर। हो सकता है तुमसे पहली बार वो क्वेश्चन ना ही ले, लेकिन हम जब बता रहे हैं ना कैसे बनेगा तो बहुत आसान लगेगा, बहुत आसान। तो पानी वानी पियो हमारा। हाँ, तो क्वेश्चन है हमारा कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारे पास, तो हमको स्केल चाहिए, ठीक है, एक स्केल चाहिए, स्केल ही है, ठीक है, 3 पॉइंट्स है, एक ए है, एक सी है, एक और पॉइंट है हमारे पास बी, ए बी सी, 3 पॉइंट्स है हमारे पास, ठीक, तीनों एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के पार्ट है जिसके साइड का लेंथ है ए, ठीक है, तीनों मूवेबल पॉइंट है, यानी मूव कर सकते हैं, हवा में है, हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल इमेजिन कर लिए, यानी तीनों मिला के अगर हम लोग तीनों को इमेजिनरी लाइन से मिला दे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करें, ठीक। बोलता है कि all three particles have same speed, ध्यान देना स्पीड लिखे है वेलोसिटी नहीं, क्यों लिखे है पता चलेगा, v, ठीक, एंड वेलोसिटी लिखे हैं यहाँ पे, स्पीड नहीं, वेलोसिटी ऑफ a is directed towards b, यानी a की वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो हमेशा b की तरफ होगा, यानी मान लो ये a की वेलोसिटी है, ये मार्कर जो है a की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, a की वेलोसिटी को, डायरेक्शन को, तो अगर b हिलेगा अपनी जगह से तो इसकी वेलोसिटी उसके साथ हिलेगी, ठीक है, यानी ये a की वेलोसिटी के साथ इस तरीके से डायरेक्टेड है, जहां जहां बी जाएगा ए की वेलोसिटी का डायरेक्शन भी उसी तरफ होता चला जाएगा, ये बोला गया है, ठीक। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ बी इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सी, ठीक, एंड वेलोसिटी ऑफ सी इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए, ठीक। तो बोलता है कि दे विल कोलाइड, ठीक है,
तो फाइंड द टाइम, फाइंड व्हेन विल दे कोलाइड, व्हेन विल दे कोलाइड, कहाँ वो लोग मिलेंगे। HCl से मिलता जुलता है या शायद यही सवाल है। तो किस मतलब कितने बजे वो लोग मिलेंगे। ये t इज इक्वल टू 0 पे हम बता रहे हैं कि इन तीनों के पास सेम स्पीड है v और v, ठीक। t इज इक्वल टू 0 पे, और डायरेक्शन दिखा दिया तुम लोगों को, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक, यानी हर एक एंगल 60 डिग्री है, ठीक। तो बताओ कि वो लोग कब कोलाइड करेंगे, कब कोलाइड करेंगे, यही बताना है। कहाँ कोलाइड करेंगे, सेंट्रॉइड पे। हाँ, ये लोग कहाँ कोलाइड करेंगे, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। और इनकी ट्रेजेक्टरी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी। हम बनाए क्या, ट्रेजेक्टरी बनाए, दिखाओ। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया जाए वीडियो को। देखो, इसकी ट्रेजेक्टरी कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। कि कुछ ऐसे ऐसे करके तीनों पार्टिकल्स, उनको ब्लू मार्कर से दिखाते हैं, ऐसे ऐसे करके कुछ तीनों पार्टिकल्स जाके सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल के पास जाके कोलाइड कर जाएंगे, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, बी यहां गया, एक वेलोसिटी यहां गई, ए भी थोड़ा आगे बढ़ा। तो ऐसे होते 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 क्या हुआ कि ये दोनों तीनों कोलाइड कर गए। लेकिन हाँ, जब 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 जितना बी आगे बढ़ा उतना ही ए आगे बढ़ा, उतना ही सी आगे बढ़ा। तो हर एक पॉइंट, हर एक टाइम के सेकेंड पे, ये t इक्वल टू 0 हटा दो, ठीक है। हर एक इंस्टेंट पे तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल ही फॉर्म करेंगे, क्योंकि जितना ए आगे बढ़ रहा है उतना ही बी आगे बढ़ रहा है, उतना ही सी आगे बढ़ा। तो तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल ही हमेशा फॉर्म करने वाले हैं। तो बनाओ इस क्वेश्चन को, जी जान लगा दो, ठीक है, जी जान लगा दो। मैं जब सॉल्व करूंगा तो फिर बाद में बोला अरे यार, तो बन जाता हमसे। नहीं, तो जितना पॉज करो वीडियो बनाते रहो, बाद में मत बोलना कि यार बन जाता हमसे। चलो हो गया बहुत। देखो सिंपल है, बी के फ्रेम में चले जाओ। किसके फ्रेम में जाना है हमें, बी। एक और बात, जेई में क्वेश्चन आएगा ना, कई बच्चे इसको ओरली बना लेंगे और कई बच्चे जन्मों जन्मांतर लगा देंगे, नहीं बन पाएगा, ठीक। और इस टाइप के इजी क्वेश्चन जो हार्ड लगते हैं वो तुम सॉल्व कर लोगे, ठीक है। देखो कैसे, हमेशा हमको बीबी से प्यार है, तो बी के फ्रेम में हम चले जाते हैं, ठीक। हम बी के फ्रेम में चले जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा, जब ए बी को कोलाइड करेगा, ए बी पे कोलाइड करेगा, उसी समय ना सी भी ए पे या ए और बी से कोलाइड करेगा। यानी तीनों पार्टिकल्स एक ही मोमेंट पे एक साथ कोलाइड करेंगे, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे थे। तो हम अगर निकाल दे कि ए बी पे कब कोलाइड करेगा, तो उससे पता चल जाएगा कि तीनों पार्टिकल्स कब कोलाइड करने वाले हैं। तो अभी सी को इग्नोर करते हैं और बी के रिलेटिव फ्रेम में हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है। ये 60 डिग्री है, हाँ, ये अगर 60 डिग्री है, ये वेलोसिटी v का v था, इसको रेस्ट पे करने के लिए हम लोग इधर एक वेलोसिटी दिए होंगे कि नहीं, जरूर दिए होंगे। उसी वेलोसिटी से ये c और a को देख रहा होगा, a की इधर एक ट्रायंगल बना देते हैं हम, ठीक है, b c a, ठीक। ये b का फ्रेम है, ये a की खुद की वेलोसिटी इधर है v, और ये कहाँ देख रहा होगा, b इधर है ना, और ये भी v है, ये 60 डिग्री है ना, ऐसे ही ना देख रहा होगा। v की वेलोसिटी एक इधर है, एक इधर जाएगी, ये 60, ये 60। खुद को रेस्ट में इमेजिन करने के लिए किया, जिसके कारण a पे भी इंपोज हो गया वो वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, यानी वेलोसिटी ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b क्या होगा, क्या होगा भाई, दोनों का रिजल्टेंट, ठीक है। हमको रिजल्टेंट होगा, हमको उससे मतलब ही नहीं है, हमको मतलब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा भाई, कंपोनेंट्स पे तोड़ दो, ए का एफबीडी बनाओ, एक v इधर है, एक v इधर है, ये इधर एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस, ठीक, इधर वाई एक्सिस, इधर एक्स एक्सिस, एक v इस पे इधर लगा हुआ है, v एक बोला ऐसे गया इस साइड, तो हम उसका कंपोनेंट ब्रेक कर लेते हैं, ठीक। ये इस वाले v का, इधर हो जाएगा v
इधर हो जाएगा v sin 60, इधर हो जाएगा v cos 60, होगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो v वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगा तुम्हारा, क्या होगा? v प्लस वी cos 60 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और cos 60 का वैल्यू क्या होता है? हाँ, 1/2। तो v प्लस वी बाई टू जो कि होता है 3v/2, यानी 3v/2 के वेलोसिटी से a b की तरफ आ रहा होगा। इन दोनों के बीच में इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना है? इनिशियल डिस्टेंस इन दोनों के बीच में कितना है? a है ना, इनिशियली दोनों a है, तो टोटल डिस्टेंस a को कवर कितना करना पड़ेगा? वो करना पड़ेगा a का टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी a बाय 3v/2, तो क्या हो जाएगा? 2a/3v। ये हो गया हमारा जवाब 2a/3v। यार इतना इजी क्वेश्चन ओरली सॉल्व होने वाला था कि नहीं? अल्लाह कितना हार्ड रहा था ये, सोचो। एक क्वेश्चन और थे सिमिलर, ओरली सॉल्व कर लेना इस बार ओरली सॉल्व करेंगे। सिमिलर एकदम ऐसा ही क्वेश्चन है, और ये डीपीपी में मिलेगा, डीपीपी में मिल जाता है। मतलब कोई बढ़िया कोचिंग का डीपीपी करोगे तो उसमें ये क्वेश्चन रिलेटिव मोशन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या किसी टॉपिक में दे देगा। काइनेमेटिक्स में मिलता है। देखो क्या है, ये एक स्क्वायर है, क्या है? स्क्वायर है, जिसके साइड का लेंथ a है, चार साइड है, 4 पार्टिकल्स है a b c d, चारों की वेलोसिटी है v v v v। ठीक, बोलता है कि चारों की वेलोसिटी ऑफ ए इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स टू बी, बी का सी, सी का डी, डी का ए। वही ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट। बताओ कब ये लोग कोलाइड करेंगे? तो वही होगा, छोटा होते चला जाएगा और ऐसे घूम घूम के ये सेंटर पे जाके कोलाइड कर जाएंगे। तो कब करेंगे? अब इसको ओरली सॉल्व करते हैं। चलो, बी को रोक दोगे, बी को रोक दिए तो ए पे क्या होगा भाई? बी यहाँ है, बी रुक गया तो ए पे क्या होगा? ए की वेलोसिटी एक इधर थी, बी की वेलोसिटी ऊपर है तो एक नीचे आ जाएगी v। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा? सिंपल है, हमेशा याद रखो। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? देखो इन दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल है? 90। तो v प्लस वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू v प्लस v cos 90 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो v प्लस v cos 90, cos 90 क्या होता है? 0। तो v हो गया वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। दोनों के बीच का इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना है? a। तो टाइम कितना लगेगा? a/v। ओरली सॉल्व। इस टाइप के क्वेश्चंस ओरली सॉल्व हो जाते हैं, जिसको सॉल्व करने के लिए बच्चे जन्मों जन्मांतर लगा के अलग अलग कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, नहीं होता बोलो। तो यही था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, भाई की रीच बढ़ाओ। जल्दी से मुझे 400 सब्सक्राइबर्स करने हैं। और चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।